गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप लोगों को लगातार ज्ञान के माध्यम से सुशोभित किया जा रहा है। और आप लोगों को ये बताने की बहुत खुशी होगी कि लगातार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से चैनल को प्यार और अपना सम्मान दीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं विभिन्न टॉपिक्स पर अपने विचार प्रकट करूंगा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिक्र करूंगा। तो बने रहिए इस चैनल में। अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच जरूर इसे शेयर करें। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है मानहानि। आपको बताता हूँ मानहानि चर्चा में क्यों था। चूंकि आपको पता होगा सुश्री मोइत्रा जो है, जिन्होंने जून 2019 में संसद में 7 साइंस ऑफ फॉसिज्म पर दिए गए भाषण और समाचार चैनल द्वारा चलाए गए टीवी शो और बाद के अन्य घटनाक्रमों से संबंधित है। सुश्री मोइत्रा के खिलाफ, चैनल के खिलाफ, ठीक है, मीडिया में कथित रूप से बयान देने पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। ये तो हुआ कंसेप्ट की क्या हो है, लेकिन हमको समझना है पॉलिटी के दृष्टिकोण से आखिर मानहानि क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है और मानहानि कब और किस अवस्था में आप किसी व्यक्ति पर लगा सकते हैं। चलिए, मानहानि किसी व्यक्ति, व्यवसाय, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म अथवा राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले गलत वक्तव्यों का संप्रेषण होता है। ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति हो, कोई व्यवसाय हो, कोई भी उत्पाद हो, समूह हो, सरकार हो, धर्म हो अथवा राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले दिए गए जो गलत वक्तव्य होते हैं, संप्रेषण होते हैं, उनको एक तरह से रोकने के लिए लाया गया है इस कंसेप्ट को। भारत में मानहानि सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार का होता है। याद रखिएगा, मानहानि सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है। मानहानि के दोनों प्रकारों में अंतर उनके उद्देश्य में निहित होता है। देखिए, सिविल प्रकार की मानहानि में अपराधी को निवारण के रूप में क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने बोलकर किसी व्यक्ति के व्यवसाय, उसके उत्पाद या फिर किसी धर्म या किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाया है, तो उस अपराधी को अगर इससे बचना है तो आप क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन दे दीजिए। लेकिन क्रिमिनल प्रकार के मानहानि के संदर्भ में अपराधी को दंडित किया जाता है और इसमें आपको पता होना चाहिए दोनों तरह के कार्य करने पड़ सकते हैं, जुर्माना और दंड भी हो सकता है। क्या कोई इसका लीगल बैकग्राउंड है? इसको कोई विधिक प्रावधान दिया गया है? देखिए, आपराधिक मानहानि को विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। सिविल मानहानि अपकृत्य कानून पर आधारित है। ये अपकृत्य कानून क्या है? देखिए, अपकृत्य कानून एक ऐसा कानून होता है, कानून का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी सिविल मानहानि को, गलती को परिभाषित करने के लिए किसी विधान अथवा कानून पर निर्भर नहीं होता है। कोई गलती है या नहीं है, इसके लिए कोई कानून पर इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु क्या करना गलत हो सकता है, इसकी व्याख्या करने के लिए अपकृत्य कानून यानी टॉर्ट लॉ लाया गया है। और टॉर्ट लॉ को विभिन्न कानूनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आईपीसी की धारा 499 के अनुसार मानहानि बोले गए अथवा पढ़े गए या पढ़े जाने योग्य शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, या फिर आप ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जिसके कारण किसी का मानहानि हो रहा है, उसकी संपत्ति, उसकी सुरक्षा इत्यादि को खतरा हो रहा है। 499 में अपवाद का हवाला दिया गया है। इनमें लोकहित में आवश्यक सत्य बात का लांछन लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब ये समझ जाइए कि अगर वो विचार या वो वीडियो या ऑडियो जो लोकहित में आवश्यक है और सत्य का बात है, तो इसमें कोई मानहानि लगेगा ही नहीं। मानहानि के लिए सजा के संबंध में आईपीसी की धारा 500 के अनुसार, एक आईपीसी की धारा जैसे आपने 499 देखा, एग्जैक्टली उसी तरह आईपीसी की धारा 500 के अनुसार किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मानहानि करने पर 2 वर्ष तक का साधारण कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। ध्यान रहे, मानहानि कानून का दुरुपयोग होता है, सबसे बड़ी बात यही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। और इसको रोकने के लिए बहुत
कठोर कदम उठाने जाए चलिए, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो एक तरह से हमारा संविधान खुद हमें एक तरह से आर्टिकल 19 के तहत ढेर सारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। उसके जगह आप मानहानि कानून शब्द का प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं बड़े बड़े लॉबी के द्वारा, व्यापार संगठन के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपराधिक प्रावधानों को प्रायः विशुद्ध रूप से उत्पीड़न के माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लोगों को सताने के लिए, डराने के लिए कि आप इस पर कोई विचार प्रकट ना करें, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। भारतीय विधिक प्रक्रियाओं को बोझिल प्रकृति को देखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा हमारा इंडियन सिस्टम, हमारा कानूनी सिस्टम, हमारा प्रशासनिक सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना बोझिल है, कितना जटिल है, इससे निकलना मतलब बहुत ही मुश्किल है। एक बार अगर आप कोर्ट के चक्कर में फंस गए तो आपकी जिंदगी मतलब लगभग तबाह हो जाती है। तो इस मामले की गंभीरता को ध्यान दिए बिना प्रक्रिया की सजा के समान हो जाती है। प्रक्रिया में घुसना ही मतलब एक तरह से चक्रव्यूह चैलेंज हो जाता है। आलोचकों का तर्क है कि मानहानि कानून वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से टकराते हैं। आपराधिक मानहानि पर समाज का बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सोचिए, राज्य में मीडिया और राजनीतिक विरोधियों को आलोचना करने से रोकने और अनुचित संयम अपनाने के लिए विवश किया जाता है। कुछ मीडिया जो बेहतरीन स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, उनका गला दबाने, उनका मतलब उनके विचारों को सामने ना लाने के लिए लोग तरह तरह के राजनीतिक लोबियों के द्वारा या फिर बड़े उच्च पद पर बैठे, प्रशासनिक पदों पर बैठे या फिर कह सकते नेताओं के माध्यम से मीडिया और राजनीतिक विरोधियों की आलोचनाओं को दबा दिया जाता है मानहानि का प्रयोग करके। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पर, आप ये विचार डालिए। सुप्रीम कोर्ट के विचार देखिए। सुप्रीम कोर्ट के एक केस है जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामला 2014। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले 2014 में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 यानी आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता की मतलब एक तरह से अभिपुष्टि कर दी है और कहा है कि किसी व्यक्ति के गरिमा तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मात्र इसलिए भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको यह स्वतंत्रता प्राप्त है। ध्यान रहे, किसी भी व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान जो उसके जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार है, किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। अगस्त 2016 में न्यायालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी जयललिता पर लोकतंत्र का दम घोटने के लिए आपराधिक मानहानि कानून का दुरुपयोग करने के लिए सख्त आलोचना करते हुए सार्वजनिक हस्तियों को आलोचनाओं का सम्मान करने का मतलब सामना करना चाहिए, ऐसा कहते हुए लोकतंत्र और मजबूत होगा। मतलब लोकतंत्र का दम घोटने के लिए आपराधिक मानहानि कानून का दुरुपयोग लगातार किया जाता रहा है। ओके, तो इस चीज को रोका जाए ताकि सार्वजनिक हस्तियों को इतना तो कम से कम सहना ही पड़ेगा। और आप अपने पास पैसे, अपने मतलब पावर, बाहुबली का उपयोग करके कमजोर लोगों पर मानहानि का केस लगाते हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र के मतलब दिक्कत हो सकता है क्योंकि सभी को बराबर जस्टिस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मानहानि कौन लगा सकता है? जिसके पास सामूहिक पावर हो, जिसके पास आपराधिक पावर हो, जिसके पास एक तरह से कहे तो बाहुबली, मनी पावर, मसल्स पावर, एवरीथिंग हैव। सो ऐसा तो आसानी नहीं है कि छोटे लोग मानहानि लगाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा कि मानहानि किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही उचित नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपने विचारों को संयमित रूप से प्रकट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए एक मेंस में मैं प्रश्न बोलता हूं कि क्या आपको लगता है कि भारत में मानहानि को गैर आपराधिक घोषित कर दिया जाना चाहिए? क्या मानहानि और जो कोर्ट का जो अवमानना होता है पुराने समय के कानून हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि इन कानूनों से लोकतंत्र की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो विचार और अपने अनुभव को प्रकट करना या सच्चाई को प्रकट करना इसके सामने रोड़ा है? स्पष्ट करें। ओके, नेक्स्ट है EWS का जो आरक्षण है उसका संवैधानिक मामला को अब संविधान पीठ में भेजा गया है। तो क्या EWS संवैधानिक पीठ के सामने टिक पाएगा? तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण देने की संवैधानिकता जो सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न पर निर्णय करने के लिए 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा गया है। यह पीठ EWS आरक्षण मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की जो सीमा है उसके उल्लंघन पर विचार करेगी। देखिए,
आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 सब क्लोज 3 के अनुसार विशेष प्रकार का समानता का मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार किसी संविधान की व्याख्या के संबंधित विधि का अगर कोई प्रश्न हो और उस मामले की सुनवाई के लिए अगर किसी संवैधानिक पीठ का गठन करना हो तो कम से कम उसमें 5 न्यायाधीश होते हैं। ध्यान रहे कि संवैधानिक पीठ का गठन तब किया जाएगा जब उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश हो, और इस संवैधानिक पीठ का गठन तब होगा जब वह मामला किसी संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो, कोई विधि के प्रश्न उसमें जुड़े हुए हों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2013 में जारी किया गया नियम कहता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं पर जिनमें विधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होने तक 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा सुनवाई की जाएगी। 2013 में मामला आया था कि अगर चूंकि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन अगर वो कोई विधि के प्रश्न से जुड़ा नहीं है तो आप 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा इसका सुनवाई कर सकते हैं। विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होने के मामले में सुनवाई 5 न्यायाधीशों वाली पीठ से ही की जाएगी, आर्टिकल 145 स्पष्ट रूप से कहता है। अब आते हैं कि क्या है ये EWS। इस कानून को मुख्य रूप से 2 आधारों पर चुनौती दी गई है। पहला कि कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। हाउ कैन यू से ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। तर्क यह है कि सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को दिया गया विशेष सुरक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। क्योंकि सामाजिक रूप से जो पिछड़े समूह है उसको जो विशेष प्रोटेक्शन मिला है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक स्थिति के एकमात्र आधार पर विशेष सुरक्षा प्रदान करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। क्योंकि संविधान में केवल और केवल 2 ही शब्द पहले जुड़े होते हैं, एक आप सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर्थिक रूप से एकमात्र स्थिति, क्या ये संविधान के मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। हालांकि मूल संरचना क्या होती है इसकी कोई विस्तृत सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक माना जाएगा और उसको प्रभावित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा है कि इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामला 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला था और कहा गया था कि मंडल रिपोर्ट को बरकरार रखा जाएगा और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% की गई है। अदालत ने कहा कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आर्थिक पिछड़ापन एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। ध्यान रहे, आर्थिक पिछड़ापन एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। तो विवाद का विषय हो गया कि आर्थिक आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके प्रदान किया गया है, और इसमें एक परिच्छेद जोड़ा गया है जिसके द्वारा राज्य द्वारा सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है। संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि 50% की कोटा की सीमा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 10% आरक्षण प्रदान करने वाला संविधान संशोधन 103 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है इसमें? केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार की नौकरियों में या राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण प्रदान करना प्रत्येक राज्य का विशेषाधिकार है। इसके लिए अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का सब क्लोज 6 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में और राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े समूह को आरक्षण देना या नहीं देना राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाएगा। सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। रही बात इंदिरा साहनी के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का, तो जवाब में केंद्र ने कहा है कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में 2008 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी के लिए 27% कोटा बरकरार रखा था। सरकार का तर्क था कि ओबीसी की परिभाषा में जाति के पिछड़ेपन एकमात्र कसौटी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि जाति और आर्थिक कारकों के मिश्रण को पिछड़ेपन का आधार माना जाना चाहिए। और यह साबित करता है कि आरक्षण देने का एकमात्र मानदंड होना आवश्यक नहीं है। संविधान पीठ क्या होती है? जैसा कि आपको बताया गया कि
आर्टिकल 145 के सब क्लोज 3 के अनुसार किसी भी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित, अगर उसमें संविधान का व्याख्या करना हो, उसमें विधि का प्रश्न सारवत हो, उस मामले में सुनवाई के लिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद यह मामला संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि संवैधानिक पीठ 5 से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए केशवानंदन भारतीवाद मामले में संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश थे। तो इस पूरे टॉपिक्स में मैंने आपको आर्टिकल 143, 145 का सब क्लोज 3, संविधान के अनुच्छेद 15 का 6, 16 का 6, अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और संविधान की मूल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ हल्का सा बताया। कैन यू राइट डाउन समथिंग अबाउट संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? दूसरा, संविधान का आर्टिकल 15 और 16 क्या कहता है? लेट्स सी, राइट डाउन ऑन योर कमेंट सेक्शन. Okay, thanks a lot for watching this video. I mean, there are 2 topics which discuss detail. Watch this video 2 or 3 times. You will be very benefit about it. Thank you.